प्रिय बच्चों, आज मैं आपको द्विवेदी कालीन कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको द्विवेदी काल की सामान्य पृष्ठभूमि और काव्य धारा के बारे में बताया, आज हम द्विवेदी काल के कुछ विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। द्विवेदी काल की पहली विशेषता है राष्ट्रीयता। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना तथा सांस्कृतिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता द्विवेदी युग की प्रधान भावधारा थी। अतः तत्कालीन कविता का मुख्य स्वर भी राष्ट्रीयता ही है। इस युग के सभी कवियों ने देशभक्तिपूर्ण कविताओं का प्रणयन किया। उन्होंने पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांति एवं आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा दी। कविवर शंकर ने बलिदान गान में कहा है, देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, धरती हिलकर नींद भगा दे, ब्रजनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। राम नरेश त्रिपाठी अपने खंडकाव्य में परोक्ष रूप से परतंत्रता के बंधन काटने का संदेश देते हैं। इसी प्रकार अनेक कवियों में पशु बल की अवहेलना करते हुए निर्भयता पूर्वक स्वतंत्रता के मार्ग पर बढ़ने की प्रेरणा दी गई। वस्तुतः द्विवेदी युगीन कविताओं में बड़ी श्रद्धा और भक्ति से अतीत गौरव का गान करते हुए देश की वर्तमान दशा पर शोक प्रकट किया है। इस प्रकार की रचनाओं में गुप्त जी की भारती सर्वश्रेष्ठ और सशक्त रचना है। कितने विश्वास के साथ भारत की वर्ष की श्रेष्ठता की घोषणा करता है। अगली विशेषता देखिए, सामान्य मानवता। पूर्ववर्ती काव्य में असामान्य ईश्वरावतार, राजा, सामंत, योद्धा या फिर अनेक विधि नायिकाओं आदि को ही स्थान मिला था, किंतु आलोच्य काल में अर्थात द्विवेदी काल में सामान्य मानव को यह गौरव प्राप्त हुआ। मानव मात्र के सुख दुख और परिस्थितियों का वर्णन काव्य में बड़े ही सहज भाव से किया जाने लगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कविता सर्गो नरक ठिकाना नाही में जहाँ कल्लू अल्हेत काव्य का विषय बना। देखिए, भैसी भवानी के तब सेवा लागे करन पढ़ऊगा छूटी, बटुवन दूध दुहा इन हाथन धार न कबऊ दुहत माँ टूटी। इसी प्रकार दीनहीन कृषक तथा विधवा के दुखों का भी बड़ा कारुणिक वर्णन आलोच्य काल के कवियों ने किया। गुप्त जी की किसान, सियाराम शरण की अनाथ, स्नेही जी की क्रंदन कृषक जीवन संबंधी प्रभावी रचना है। नाथुराम शर्मा शंकर कृत गर्भरंडा रहस्य में जन्म से पहले ही विधवा हो जाने वाली विधवाओं के कष्टमय जीवन का बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। शिक्षा विहीन नारियों की दुर्दशा की ओर भी इस युग में कवियों ने संकेत किया है। वस्तुतः मानव सुलभ सहानुभूतियों की इस प्रकार की कविताओं की प्रेरक भावना है। इसी भावना से प्रेरित होकर हरिओद ने निम्न जातियों के प्रति किए गए अन्याय और दुर्व्यवहार का उल्लेख किया है। आप आंखें खोल के देखिए, आज जितनी जातियां हैं सिर धरी, पेट में उनके पड़ी दिखाएगी, जातियां कितनी सिसकती या मरी। इस प्रकार द्विवेदी काल में जन साधारण को काव्य विषय के रूप में पर्याप्त स्थान प्राप्त हुआ। अगली विशेषता है नीति और आदर्श। द्विवेदी युगीन काव्य आदर्शवादी और नीतिपरक है। इतिहास पुराण से ग्रहित कथा प्रसंगों के आधार पर अथवा कल्पना मिश्रित उज्जवल कथाएं लेकर आदर्श चरित्रों पर अनेक प्रबंध काव्य लिखे गए। उन सभी में असत पर सत्य की विजय दिखाई गई। स्वार्थ त्याग,
कर्तव्य पालन, आत्मगौरव आदि आदर्शों की प्रेरणा दी गई। हरिओद कृत प्रिय प्रवास, मैथिली शरण के साकेत, इनका अधिकांश भाग आलोच्य काल में ही रचा गया था। रंग में भंग, जयदत्त वृद्ध वध, विकट भट्ट, गोकुल चंद्र शर्मा की गांधी गौरव, राम नरेश त्रिपाठी की मिलन आदि आदर्शवादी रचनाएं ही है। अनेक लघु पद कथाएं भी इस उद्देश्य से लिखी गई, जो समय समय पर सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आख्यान कृतियों के अतिरिक्त इस काल में नीतिपरक एवं उपदेश प्रधान कविताओं भी रची गई। इस प्रकार के पद्य लेखकों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय आदि प्रमुख है। अगली विशेषता है हास्य व्यंग काव्य। भारतेंदु काल जैसी जिंदादिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। अतः उस भारतेंदु युग जैसी जिंदादिली, चुहलबाजी और फक्कड़पन इस युग में नहीं रह गया था। अतः उस युग के समान हास्य व्यंग पूर्ण कविता का प्राचुर्य द्विवेदी युग में नहीं है। इस दिशा में जितना कुछ लिखा भी गया वह द्विवेदी जी के व्यक्तित्व के प्रभाव स्वरूप अपेक्षाकृत संयत और मर्यादित है। हास्य और व्यंग के विषय राजनीतिक शोषण, सामाजिक कुरीतियाँ, धर्माडंबर, लकीर की फकीरी, विदेशीयता का अंधाकरुण, फैशन परस्ती, व्यभिचार आदि हैं। आचार्य द्विवेदी जी ने सरगो नरक ठिकाना नहीं में कल्लू अलहैद के माध्यम से गांव को छोड़कर शहर जाने वाले तथा विदेशी सभ्यता का अंधानुकरण करने वाले लोगों की हास्यपद स्थिति का चित्रण इन शब्दों में किया है। अचकनु पहरी बूट हम डाटा, बाबू बनेन देराता देराता, लागेन आवे जाए सबन माँ, कंठू फूट तब बना बताता। बाल मुकुंद गुप्त इस युग के बड़े सशक्त व्यंग्यकार हैं। इन्होंने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन को अपने व्यंग और हास्य का प्रमुख आलंबन बनाया। एक बार कर्जन ने भारतवासियों को झूठा कहा था। उसी को लक्ष्य कर गुप्त जी ने अपनी कविता के द्वारा उन पर तीखा प्रहार किया। हमसे सच की सुनो कहानी, जिससे मरे झूठ की नानी, सच है सभ्य देश की चीज, तुमको उसकी कहाँ तमीज, औरों को झूठा बतलाना, अपने सच की डींक उड़ाना, यह है पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। इस प्रकार कर्जनाना शीर्षक कविता में इन्होंने कर्जन को अपने मुँह मियाँ मिट्ठू की उक्ति चरितार्थ करते हुए हास्य का पात्र बनाया। एक अन्य कविता आजकल का सुख में स्वार्थी खुशामंदी और विलासियों की खबर ली गई। नाथुराम शर्मा शंकर भी द्विवेदी युग के विशिष्ट हास्य व्यंग्यकार हैं, जिन्होंने गर्भरंडा रहस्य इनकी सुप्रसिद्ध व्यंग्य कविता है, जिसमें गर्भ में ही विधवा हो जाने वाली बालिका के माध्यम से सामाजिक कुरीति का पर्दाफाश किया है। आर्य समाज का इस पर गहरा प्रभाव था। अतः एक ओर तो ये सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों एवं आडंबरों पर फफ्तियाँ कसते हैं तथा दूसरी ओर अपनी सभ्यता, संस्कृति और परंपरा को तिलांजलि देने वाले पाश्चात्य सभ्यता के अनुरागी को भी अपने प्रयास और व्यंग का आलंबन बनाते हैं। ब्रजराज कृष्ण को पाश्चात्य वेशभूषा धारण करने का परामर्श देकर इन्होंने वस्तुतः विदेशियों की नकल करने वाले भारतीयों का ही मजाक उड़ाया है। द्विवेदी युग में हास्य व्यंग्य की रचना करने वाले कवियों में ईश्वर प्रसाद शर्मा तथा गंगा प्रसाद चतुर्वेदी के नाम भी उल्लेखनीय है। वैसे यह प्रवृत्ति मैथिली शरण गुप्त जैसे कवियों में भी कहीं कहीं शिष्ट और संयत हास्य के रूप में लक्षित होती है। साकेत के मंगलाचरण में गणेश और षडानन की बालोचित क्रियाओं में हास्य विनोद वर्णन है। अगली द्विवेदी युग की विशेषता वर्ण विषय का क्षेत्र विस्तार।
द्विवेदी युग में वर्ण विषय का अद्भुत विस्तार हुआ। उसमें अपार वैविध्य और व्यापकता है। नायिका भेद को छोड़कर सभी चिर परिचित उपादानों को ग्रहित हुए हैं। साथ ही अनेक नूतन विषयों का भी काव्य में स्थान मिला। आचार्य द्विवेदी ने कवि कर्तव्य निबंध में लिखा था, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। परिणामतः जीवन और जगत के सभी दृश्य और पदार्थ कविताओं के विषय बनने लगे। अनेक छोटे छोटे साधारण विषयों पर अपनी कविता लिखी गई। वस्तुतः ऐसे विषयों को लेकर इस युग में लिखी गई छोटी छोटी कविताओं की तो कोई सीमा ही नहीं। स्थाली पुलाक न्याय से विषयगत वैविध्य और विस्तार का अनुमान लगाने के लिए तत्कालीन कविताओं के कुछ शीर्षक देखिए। परोपकार, मुरली, कृषक, सत्य, लड़कपन, प्रणय, ईर्ष्या, निद्रा, मेहंदी, मनोव्यथा, कामना आदि। तात्पर्य यह है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा जिधर इन कवियों की दृष्टि न गई हो। प्रकृति भी स्वतंत्र रूप से काव्य का विषय बनी। मैथिलीशरण गुप्त, हरिओध शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, गिरिधर शर्मा आदि के काव्य में बड़ा मनोहारी प्राकृतिक चित्रण मिलता है। प्रिय प्रवास का एक उदाहरण देखिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी तब राजती, कमलिनी कुछ वल्लभ की प्रभा।